गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का पी ब्लॉक के तत्व पाठ का अक्रिय युग्म प्रभाव टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो में भी मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट उसी वीडियो में पढ़ा दूं, परंतु प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में बताने की वजह से वो वीडियो कुछ लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे उसको वहाँ पे ब्रेक करना पड़ा। अब आप पिछले वीडियो में क्योंकि विद्युत ऋणता और प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे सीधे अक्रिय युग्म प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं। बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश आपने देखा कि जैसे जैसे नाभिक और बाह्यतम कोश में जैसे जैसे DF ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उनका परिरक्षण प्रभाव कमज़ोर होने की वजह से ऐसे परमाणुओं में जहाँ D और F इलेक्ट्रॉन्स हैं या D और F इलेक्ट्रॉन्स के बाद कोई और कोश आ रहा है, मुख्य कोश जो है उससे पहले, यानी n-1 ऑर्बिट में यानी कोश में अगर D और F इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और उनका परिरक्षण प्रभाव क्योंकि ख़राब होता है, इसीलिए ऐसे परमाणुओं पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा। सतह पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पहुँचेगा और वो अपना प्रभाव भी दिखाएगा। वो प्रभाव किस प्रकार दिखाएगा कि अगर n-1 ऑर्बिट में D और F इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो n ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे नाभिक की पकड़ अधिक होगी। नाभिक की पकड़ n ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर अधिक होने की वजह से एक तो एटॉमिक साइज़ जितना बढ़ा हुआ दिखना चाहिए अगले इस n कोश की वजह से, वो n-1 कोश में D और F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उतना बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा जितना उसको दिखना चाहिए था। दूसरी बात, विद्युत ऋणता में वो परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा जो देखना को मिलना चाहिए था, यानी जो कमी हमें देखने को मिलनी चाहिए थी ऊपर से नीचे आने में, वो नहीं मिलेगी। ये हमने पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो में देख भी लिया। अब उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि n-1 में हमारे पास D और F ऑर्बिटल्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम आगे बढ़ें, इसका मतलब D और F भर चुके हैं। D और F के इलेक्ट्रॉन्स का परिरक्षण खराब है, ये भी हमने पढ़ा, कमज़ोर है। S का सबसे प्रबल होता है, फिर P का उससे दुर्बल, फिर उससे दुर्बल D का, फिर उससे दुर्बल F का। अब मानिए n-1 में D और F इलेक्ट्रॉन्स आए और वो उतने ही आएंगे जितने पहले नाभिक में प्रोटॉन्स आए होंगे। अब उसके बाद एक प्रोटॉन आ रहा है या एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है वो N कोश में गया, N कोश में वो S में जाएगा। फिर उसके बाद एक और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आए तो NS1 से NS2 हो जाएगा। फिर जो P ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन NS2 के बाद NP1 में जाएगा। अब ये एग्जाम्पल हमारे पास NS2 NP1 जिसमें n-1 में D और F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमारा पहला एग्जाम्पल पड़ता है कौन सा? इंडियम और थेलियम। ये हो गया हमारा 13वां वर्ग 13, या यूँ करिए पुराने हिसाब से ग्रुप 3 में हमारे पास जो अधिकतम संयोजकता है वो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा P का और 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे S के, तो +3। तो हमारे पास दो तरह की संयोजकताएँ देखने को मिलेंगी, +1 और +3। ऑक्सीकरण अवस्थाएँ भी +1 और +3 देखने को मिलेंगी। तो +1 और +3 संयोजकताओं में और वैलेंसी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जब हम जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है गैलियम +1 +3, इंडियम +1 +3 और थेलियम +1 +3। पर जब हम थेलियम में आते हैं तो +3 देखने को कम मिलती है, हमें +1 देखने को मिलती है। इंडियम में भी +1 और +3 में कन्वर्जन होता रहता है, +1 थोड़ी ज़्यादा स्थायी मिलती है। ऐसा क्यों? +1 के लिए P1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, +3 के लिए NS2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है। पर जैसा कि हमने अभी चर्चा करी कि n-1 में D और F इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और उनका परिरक्षण प्रभाव कम है, उसकी वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया है।
थैलियम तक आते आते या यूँ कहिए आवर्त 6 तक आते आते ये प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना अधिक हो जाता है कि ये जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अयुग्मित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस अयुग्मन से जो अधिक बंध बनते हैं वो उनसे निकलने वाली ऊर्जा इस आवश्यक ऊर्जा को काउंटर नहीं कर पाती, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म अयुग्मित रह जाता है। कौन सा? NS2। और ऑक्सीकरण अवस्था हमें जो मिलती है वो P1 को इलेक्ट्रॉन के निकलने से +1 ऑक्सीकरण अवस्था मिल जाती है, +3 का पाया जाना मुश्किल होता है। और किसी तरह हम ये उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त कर भी लें तो वो हाईली ऑक्सीडेटिव रिएजेंट रहता है, ऑक्सीकारक रहता है, प्रबल ऑक्सीकारक रहता है और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करके खुद +1 में या 2 ऑक्सीकरण अवस्था कम होकर के स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। मैं +1 +3 के बजाय 2 ऑक्सीकरण अवस्था कम करना चाहता है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि थेलियम में +1 +3 है तो लेड में +2 +4 है, बिस्मथ में +3 +5 है और पोलोनियम की बात नहीं करेंगे, वो रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर +5 +3 में 2 ऑक्सीकरण अवस्था कम है, +4 +2 में 2 ऑक्सीकरण अवस्था कम है, +3 +1 में 2 ऑक्सीकरण अवस्था कम है। +5 +4 +3 जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उस अपने अपने ग्रुप्स की, और +1 +2 +3 +4 जो हैं अपने अपने वर्गों की, अपने अपने ग्रुप्स की 2 कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। 2 कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं होने का कारण है अक्रिय युग्म। जो N यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो S कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अक्रिय हैं, वो इनर्ट हैं, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेना चाहते, वो अयुग्मित होकर के ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं बनाना चाहते क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत अधिक है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कुछ P ब्लॉक के तत्वों में बंध बनाने के लिए संयोजकता कोश के केवल P इलेक्ट्रॉन्स ही काम आते हैं तथा S इलेक्ट्रॉन्स युग्मित ही रहते हैं। दिख रहा है? क्योंकि उनको अयुग्मित करने के लिए अधिक नहीं अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है अयुग्मन के लिए, ये हमने कार्बन की टेट्रावैलेंसी में पढ़ा था कि अयुग्मन के लिए जो ऊर्जा लगी है उससे कहीं अधिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है जब ये बढ़े हुई संख्या में बंध बनते हैं, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हो पाता। जो अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त होती है बढ़ी हुई बंधों के बनने से, वो इन अक्रिय युग्म में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित करने में लगने वाली ऊर्जा को कंपेंसेट नहीं कर पाते, उसके मुकाबले वो ऊर्जा कम रह जाती है। इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्मित ही रह जाते हैं क्योंकि उनको अयुग्मित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए बंध बनाने में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते। P ब्लॉक के भारी तत्वों में विशेषकर ऐसा होता है और किसे S इलेक्ट्रॉनों के अभिक्रिया में भाग न लेने को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव वह प्रभाव है जिसमें भारी तत्वों में बाह्यतम कोश के S इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होते रहते हैं, अयुग्मित नहीं हो पाते हैं, अक्रिय रह जाते हैं अत्यधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से, एवं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार इन तत्वों की संयोजकता वर्ग के अन्य तत्वों की संयोजकता से 2 इकाई कम होती है। टिन 2 और लेड 2 के स्थायी यौगिक जिनमें धातु +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है का स्पष्टीकरण अक्रिय युग्म प्रभाव के आधार पर किया जा सकता है क्योंकि टिन और लेड के परमाणुओं के 14 में परमाणुओं के संयुक्ता कोश में सॉरी माफ़ करिए
टिन और लेड के परमाणुओं के संयुक्ता कोश में एक इलेक्ट्रॉन युग्म में अक्रिय होने की क्षमता होती है। अतः अक्रिय युग्म प्रभाव से वर्ग 14 में द्विसंयोजक यौगिकों के स्थायित्व में परमाणु क्रमांक के बढ़ने से वृद्धि होती है। यानी ग्रुप 14 है जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, या यूँ कहिए जैसे जैसे वर्ग में नीचे आ रहे हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता जा रहा है और लेड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी होती है +4 के मुकाबले। इस चीज़ को यूँ देखिए कि इसी तरह टिन भी है। टिन में +2 एक सरल आयन के रूप में अस्तित्व होता है इसका, जबकि टिन 4 सहसंयोजक होता है। लेड 2+ आयनिक होता है और अधिक स्थायी होता है, लेकिन लेड 4 ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि लेड 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के सामने वाले से और खुद +2 स्टेट में आना चाहेगा। वर्ग 13 के तत्वों की सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +1 अवस्था अधिक स्थायी हो जाती है। अतः थेलियम 3+ की अपेक्षा थेलियम +1 अधिक स्थायी होगा और अक्रिय युग्म प्रभाव से पी ब्लॉक के तत्वों की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल हो जाएंगी। और ये चीज़ आपको इस सारणी में दिखाई गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई गई हैं। आपको बस ये समझना है कि लोएस्ट जो पीरियड है, यानी जो छठा पीरियड है, उसमें लोअर ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्टेबल होंगी। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हुए अक्रिय प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। अतः B5+ की अपेक्षा बिस्मथ 3+ अधिक स्थायी होगा, परंतु एंटीमनी 3+ की अपेक्षा एंटीमनी 5+ आयन अधिक स्थायी है। एंटीमनी जो है उसमें तो +5 अधिक स्थायी है, परंतु बिस्मथ जो कि हेवियर एलिमेंट है उसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। ठीक है, बिस्मथ 5+ +2 इलेक्ट्रॉन्स बिस्मथ 3+ बन जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।